आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस ने नए साल के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क की गरीब आवाम को मंदी, बेरोजगारी और महंगाई की मार तोहफे के तौर पर देने का इल्जाम लगाते हुए नया नारा दिया है, मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रेयंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की अवाम पर GST लगाकर अवाम की कमर तोड़ दी है। सुप्रिया ने कहा कि नए साल के मौके पर मोदी जी ने महंगाई की मार का एक और वार किया है। नए साल के पहले दिन ही मोदी हुकूमत का नया तोहफा कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में मिला है। उन्होंने आदादो शुमार का हवाला देते हुए कहा कि साल 2011 में कांग्रेस हुकूमत के वक्त बेरोजगारी शरह 0.2% थी। आज बीजेपी हुकूमत की नौजवान मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से 2021 में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 10% हो गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। नवंबर 2021 में होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23% रहा, जो गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा था। सुप्रिया ने कहा कि नए साल में उसका असर बहुत जल्द महसूस होने लगेगा, इसलिए नए साल में दाखिल होते हुए मुल्की बाशिंदों को रोज़मर्रा की अशिया से लेकर स्टील, सीमेंट और बिजली वगैरह पर जेब ढीली करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि अब बिल्कुल साफ तौर से मुल्क के लोग अवाम कह रहे हैं, मोदी है तो महंगाई है। मोदी और महंगाई दोनों मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए चलाई जा रही वैक्सीनेशन के तहत पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की खुराक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। ये अमर काबिल जिक्र है कि मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीका लगवाने की मुहिम 3 जनवरी यानी पीर से शुरू हो रही है। इसके लिए कोवन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल हफ्ते को शुरू हुआ। सरकारी पोर्टल के मुताबिक हफ्ते की रात 11:59 तक 3,26,591 बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। मरकजी हुकूमत की तरफ से बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जारी करदा रहनुमा खतूत में कहा गया है कि बच्चों की वैक्सीनेशन वॉक इन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों के जरिए दस्तियाब होगी। मरकज के रहनुमा खतूत के मुताबिक सरकारी शनाख्ती कार्ड के अलावा बच्चे 1 जनवरी से अपने शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट भी बुक कर सकते हैं। बच्चे अपने वालिदैन के मौजूदा कोविन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए या एक मुनफरद मोबाइल नंबर के जरिए नया अकाउंट बनाने के बाद खुद को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कि 2007 और इससे पहले पैदा होने वाले बच्चे वैक्सीन हासिल करने के अहल होंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे MIM के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी की शय पर संसद धर्म में मुसलमानों के नस्ल कुशी की धमकी दी गई और हुकूमत तमाशाई बनी रही। हम जमहूरियत और नेशनलिज्म की बात करते हैं और वो वजीर आजम हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं। सहारनपुर में अवैसी का यह दूसरा दौरा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कस्बे भिट में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने वजीर आजम मोदी और बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन वो हिंदुइज्म की बात करते हैं। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के कत्ल की खुली धमकी दी जाती है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहती है, जिससे साफ हो जाता है कि उस तरह की बयानबाजी करने वाले अनासिर को हुकूमत की शय हासिल है। इतवार के रोज दोपहर भेट के ईदगाह मैदान में कारकुनान और अवाम के गफीर को खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने सरजमीन ज़िले सहारनपुर की तारीफ करते हुए कहा कि यही वो खित्ता है जहां से मुल्क की आज़ादी की तहरीक चलाई गई थी। उलमा इकराम ने हमेशा इंडियन नेशनलिज्म को मजबूत करने की बात की है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अकाबरीन ने मजहब के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया था।
और हिंदुस्तान की जमहूरियत को तरजीह दी थी। लेकिन आज मुनज़्ज़म साजिश के तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों को मशकूक बना दिया गया है और धर्म संसद के नाम खुली आम कत्ल व गारतगिरी की धमकियाँ दी जाती हैं और ऐसे फ़िरका परस्तों व मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कर दिया, हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती है, हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है, हमको कॉम्पोजिट कल्चर को बरकरार रखना है, क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान की बनाने की मुखालिफत इंडियन नेशनलिज्म पर की थी, कॉम्पोजिट कल्चर पर की थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है। तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव ने मरकजी हुकूमत से आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूनिट को दोबारा शुरू करने को कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि आदिलाबाद में सीसीआई के पास सनत को दोबारा शुरू करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात मौजूद है। वजीर के.टी. रामाराव ने याद दिलाया कि देखभाल के लिए दरकार वसी 772 एकड़ कैंपस के अलावा सीसीआई टाउनशिप की 170 एकड़ अराजी और 1500 एकड़ पर तकरीबन 48 मिलियन टन चूना पत्थर के ज़खायर मौजूद हैं। केटीआर ने इस हद तक मरकजी वज़रा निर्मला सीतारामन और महेंद्र नाथ पांडे को खत लिखा है। खत में कहा गया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत सीसीआई कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। कंपनी के पास KVA2 बिजली की फराहमी का निज़ाम है और साथ ही पैदावार के लिए पानी की मुनासिब दस्तयाबी है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद के जोग्राफियाई फ़ायदे को इस्तेमाल करते हुए सीसीआई यूनिट के दोबारा शुरू होने से यह न सिर्फ तेलंगाना को बल्कि महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों को भी सीमेंट की सप्लाई करने के काबिल बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा दूर दराज आदिलाबाद अजला में सीसीआई दोबारा खुलता है तो यह खित्ता मजीद तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि इलाके में सीसीआई कंपनी के दोबारा शुरू होने से, जिसमें बड़ी तादाद में कबायलियों और आदिवासियों का घर है, आदिलाबाद के मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करेगा। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करने के लिए TSI पास जैसी बेहतरीन पॉलिसी वज़ा की है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी नई सनती पॉलिसी के साथ रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आ रही है। उनकी कोशिशों के नतीजे में आदिलाबाद जैसी जगहों पर भी नई सनतें आ चुकी हैं। मरकजी वजीर सयाद जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए खिदमत अंजाम देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ करवाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान पर मुल्क के मुख्तलिफ महकमा जात में
तकारीब मुनक़्क़िद करते हुए मुजाहिदीन को रोशनास करवाए। खुशगवार फरीज़ा बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। INN से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि आज हम आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं यौम पैदाइश मना रहे हैं। अल्लूरी ने अपनी ज़िंदगी को मुल्क की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था। ముందున్నటువంటి మీడియా వాళ్ళందరూ దయచేసి కూర్చోవాలి, వెనక లైవ్ కి అడ్డంగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ప్లీజ్. వెనకాల నుంచి లైవ్ తీస్తారని దయచేసి వారందరికీ కూడా ముందున్న ఫోటోగ్రాఫర్స్ కొంచెం కిందకు ఉండి, ఫోటోగ్రాఫర్స్ ప్లీజ్ కొంచెం కింద కూర్చుంటారా అన్న, కొంచెం కింద కూర్చోండి అన్న, వెనకాల వీడియోస్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కదా, ప్లీజ్ లైవ్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. అందరండి సార్, విజయేసిన వాళ్ళందరూ అతిరథ మహారాజులు, దయచేసి వారు ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రార్థన అండి. ఫోటోగ్రాఫర్స్ ప్లీజ్ కూర్చోండి అన్న, వెనకాల వీడియో రావాలి ప్లీజ్ ప్లీజ్. అన్న అన్న కొంచెం కూర్చుంటారా అన్న, అన్న కొంచెం ఒక్క నిమిషం. देश को आज़ाद आकर 75 इयर्स होने के संदर्भ में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन देश भर में होगा। उसके साथ साथ 75 इयर्स इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस का भी होने वाला है। इसके लिए भारत सरकार आज़ाद का अमृत महोत्सव के नाम पर देश में अलग अलग जो देश के लिए, देश के आज़ाद के लिए जो संघर्ष किया है, जो बलिदान हुआ है, सभी लोगों का याद नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ी को बताने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करें, वो लोगों को याद करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। उसी सिलसिला में आंध्र एरिया में अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर एक बड़ा आंदोलन हुआ है। वो ट्राइबल्स एकत्रित करके ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष करके बलिदान हुआ है। उसका 125 जयंती बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। इस बर्थडे सेलिब्रेशंस में आज़ाद अमृत महोत्सव को जोड़कर केंद्र सरकार के द्वारा हम अलग अलग कार्यक्रम करने वाले हैं। दिल्ली में भी एक कार्यक्रम होगा, हैदराबाद में एक कार्यक्रम होगा और उसके जन्मस्थान में भी कार्यक्रम होगा। उनका जन्मस्थान जो घर में जो जन्म दिया है अल्लूरी सीताराम राजू, उस घर देखने के लिए मैं 13 तारीख इस महीने में जा रहा हूँ। हैदराबाद में नए साल की तकरीबात के दौरान शराब की हालत में नौजवानों के दो ग्रुपों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हाल ही में एलबी नगर में एक और वहशियाना वाक़या सामने आया है, जिसमें एक नौजवान को कुछ नौजवानों ने अंधाधुंध मारपीट कर हलाक कर दिया था, क्योंकि कहने पर कि वो घर के दरमियान मनशियात ना ले। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर के गार्डन के पीछे वाली जगह में कुछ नौजवान शराब पी रहे थे। दरियासना मुकामी नौजवानों ने उन्हें खबरदार किया कि वो उनके घरों के करीब सरेआम शराब ना पिएं। दोनों दड़ों के दरमियान तसादुम बढ़ गया और एक दूसरे पर हमला कर दिया। लाठियों और पत्थरों के अंधाधुंध हमले में एक नौजवान नरसिंगा रेड्डी शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। ताहम शुबा है कि यह तसादुम नौजवानों के दरमियान गैंगवार है। ऐसा लगता है कि शराब पीने आए नौजवानों के दरमियान झगड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ नौजवान भंग पी रहे थे और इसी मामले पर दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो गया। मुतवफ़ी के लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि नैब हड़प करने वाले गिरोह ने अचानक दूसरे गिरोह पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि मकतूल को लोहे की सलाखों से वहशियाना हमला किया गया और मारा पीटा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। पुलिस की तफ्तीश के हक़ाइक़ का अभी पता नहीं चल सका है। చిన్న లొల్లని మనకు తెలియదు అన్న. మా మీద 30 మంది దాకా అరెస్ట్ చేశారన్న. మా ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మ ఇట్లా కొడుతుంటే పక్కన కింది దిగినన్న. నాపై మొత్తం 30 మంది దాకా దాడి చేశారు భయ్య.
నాకు ఫ్రాక్చర్ అయింది. నా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కొట్టారు. మా తమ్ముడు అయితే మా ఫ్రెండ్ మమ్మల్ని కొట్టారు భయ. ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు భయ, మాకైతే ఈ విషయం అయితే తెలియదు. నన్ను నా మీద మా ఫ్రెండ్స్ అందరి మీద అటాక్ చేశారు. వీళ్ళని కొడుతు వీళ్ళ అమ్మని మేము కొడుతున్నారని చెప్పి కిందికి వచ్చిన నేను లేదని చెప్తున్నా, కానీ నన్ను కొట్టేసారు. కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. అది ఎలిమినగర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉన్న ఎమ్మెల్యే అంట. వాళ్ళు ఏ చట్టపరంగా నేరం ఎవరు తీసుకుంటలేరు. అందరు ఉన్న మనుషులు అంటే ఎవరు సుధీర్ రెడ్డి మనుషులు అంట. వాళ్ళు ఇది ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ సుధీర్ రెడ్డి వాళ్ళ మనుషులే అంటారు. ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నుంచి ఇంత అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళంతా మాపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటలేరు. ఇప్పటివరకు కేసు ఇప్పటికీ అవి కూడా 2 days దాటింది. ఇలాంటి మాపై చర్యలు తీసుకుంటలేరు. మేము అదేందో ఆ పేరు మాకు తెలిసింది. 4 times వెళ్ళాం, 5 times వెళ్ళాం ఇప్పటివరకు. పిఎస్కి వెళ్ళినా కానీ ఎస్ఐ సార్ లేరు, ఎవరు లేరు. మార్నింగ్ రండి అని చెప్పి మమ్మల్ని పోయినప్పటి నుంచి మా ఇంటికి పంపించేస్తూనే ఉన్నారు. మా రోడ్డు నిలబడవు, మా గల్లికాడు వెళ్ళేవాడు పిల్లలు తీసుకొని వచ్చి కొడతారు. ఎవరు మా పిల్లలు లేరంటే కూడా ఇట్లా లేరు. వచ్చి కొడతారు. ఎవరుగా 30,000 మంది వచ్చి సార్ వచ్చారు. లారీ తీసుకొని కొడతారు, సర్కారు తీసుకొని కొడతారు. వాళ్ళు తీసుకొని చూపిస్తారు. सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी अवामी शोबे के सनती इदारों को कारपोरेट इदारों को फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। हनुमंतराव आज INN से बात करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवामी शोबे की कंपनीज के क़याम के जरिए न सिर्फ रोजगार फराहम किया बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए नई राहें खोली थी। मगर नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ों की मिल्कियत वाले मुल्क कौम के असासे को चंद कारपोरेट को फरोख्त करते हुए मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश आजादी से आने के बाद पब्लिक सेक्टर को कायम करा, तो पब्लिक सेक्टर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी BHEL बेचना, स्टील प्लांट बेचना चाह रहे, वैसी बैंकों को बेचना चाह रहे और इंडियन एयरलाइन बेचना चाह रहे। ये काम रोकने के वास्ते इसे हमारा गरीबों का जो इंदिरा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से रिजर्वेशन था, हम बराबर लड़ेंगे जब तक पब्लिक सेक्टर रोकने के वास्ते। इसी की वजह से 5th का इवनिंग मानिक ठाकुर आ रहा, उसमें हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक डाउट है, हर मरता केसीआर कुछ न कुछ बोलता, दिल्ली जाके पूछ जाता, तो ये तो हम विनोद कुमार चीफ मिनिस्टर के पूछे बयान दिए, ये हटाने का काम पब्लिक सेक्टर का या नहीं तो इंडिविजुअल जो भी हो, हम तो बराबर लड़ेंगे। और उसके अलावा जो नया साल में भी एक तरफ केंद्र सरकार ये कोरोना की वजह से और दूसरी बीमारी आने की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करने वाले और सरकार भी हर जगह लॉकडाउन कर रहे। वैसे समय पे न्यू ईयर के दिन विजयवाड़ा में बीजेपी ऑफिस में गाना गाते हुए महिलाओं के साथ आ रहे उसको। हुकूमत ने रियासत में कोविड गाइडलाइंस की नफाज को इस महीने की 10 तारीख तक बढ़ा दिया है। उसने रवां माह की 10 तारीख तक जलसों, रैलियों, सियासी, सकाफती और मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत ने इस महीने की 10 तारीख तक तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। हुजूम की इजाज़त नहीं थी, ये वाजे करते हुए कि किसी भी हालत में बड़े हुजूम की इजाज़त नहीं है, मास्क को फ़र्ज समझ कर पहनना चाहिए। वाजे किया गया है कि मास्क के बगैर अवामी मकामात पर घूमने वालों पर 1000 रुपये जुर्माने पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हर एक से कहा गया है कि वो कोविड के उसूल पर अमल करें। ख़ास तौर पर उम्र रसीदा अफराद और दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को ज़्यादा एहतियात तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। रियासती हुकूमत ने कोविड के फैलाव के एक हिस्से के तौर पर ज़वाबित को सख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। सुमेश कुमार ने रियासत में कोविड की सूरत हाल पर एक ऐसे वक्त में एक आला सतही जायजा लिया है जब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ओमाइक्रॉन की मुख्तलिफ केसेस तेजी से फैल रही हैं। मीटिंग में DGP महेंद्र रेड्डी के साथ तिब्बी, सेहत और पंचायती राज महकमों के सीनियर अहदेदार मौजूद थे। सुमेश कुमार ने कहा कि मालिकान को इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों और मॉल्स में
मास्क बरकरार रखने और जिस्मानी फासले की पाबंदी को सख्ती से नाफिज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कहा कि अहाते को कसरत से साफ किया जाना चाहिए और थर्मल स्कैनर से लोगों के जिस्म का दर्जे हरारत चेक किया जाना चाहिए। स्कूलों और तालीमी इदारों के मालिकान को मशवरा दिया जाता है कि उस बात को यकीनी बनाएं कि स्कूल का अमला और तुलबा मास्क पहने और कोविड कवानीन की पाबंदी करें। सुमेश कुमार ने हुकाम को हिदायत दी कि वो अवामी मकाम पर मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद करने के अहकामात को सख्ती से नाफिज करें। सुमेश कुमार ने कहा कि बुजुर्ग शहरियों और दामी बीमारियों में मुब्तला अफराद को एहतियात करनी चाहिए। YS जगन मोहन रेड्डी कल दिल्ली जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात तय है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मालूम हुआ है कि वो पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के लिए वक्त तय कर चुके हैं। जगन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अहम मसाइल पर बातचीत करेंगे, बशमूल रियासत के इक्तिसादी मसाइल और अमरावती का मसला। YS जगन मोहन इम्कान है कि पोलावरम प्रोजेक्ट के नज़रसानी शुदा तखमीनों, पानी के तनाज़ात और दीगर सियासी मसाइल पर वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे। वज़रा और हुकाम ने खर्च की हद में नरमी करने पर जोर देते हुए मरकज़ के सामने नुमाइंदगी की है, ताम इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान वज़ीर आला जगन मोहन का दौरा इंतहाई अहम हो गया है। हुक्मरान YSR कांग्रेस पार्टी के MP मिथन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर कलीदी तबसरा किया और वाज़े किया कि जगन हुकूमत का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का कोई मनसूबा नहीं है। मिथन रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ चंद्रबाबू के तबसरों का जवाब दिया कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने मस्कुरा तबसे पर कहा कि MP मिथन रेड्डी, जिन्होंने तिरुपति के एक होटल में एक नई तैयार करदा मोबाइल ऐप का आगाज़ किया, कहा कि वो 5 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई मनसूबा नहीं है। उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात पर अपने तबसरे के लिए चंद्रबाबू पर गुस्सा बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि बाद में उनकी पार्टी को बचाने के लिए ये तबसरा कर रहे हैं। कबल चंद्रबाबू ने हफ्ते को तेलुगु देशम पार्टी हेडक्वार्टर में नामांकितों से बात की। उस मौके पर उन्होंने राय दी कि हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए करने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने इंकशाफ किया कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार हैं। ఎన్నికల ముందస్తు ఎన్నికలు కూడా సిద్ధమని ప్రకటించారు సార్. అంటే కేంద్రం దృష్టిలో జమిలీ ఎన్నికల ఆలోచన ఏదైనా ఉందా సార్? అట్లా తెరపై వచ్చింది అది అట్లాంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎటు జరిగేది జమిలీ ఎన్నికలే. మనకి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎన్నికలు ఒకేసారి జరుగుతాయి. మా మటుకు అయితే ఒక రోజు కూడా ఎలక్షన్స్ ముందు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమంటే ఆయన క్యాడర్ని కొద్దిగా ధైర్యం చెప్పుకునేది అనుకో, ఇంకోటి త్వరగా వస్తాయి ఎన్నికలు త్వరగా వస్తాయని చెప్పుకొని ఆయన ఏదో వాళ్ళ క్యాడర్కి ధైర్యం కల్పించే పనిలో ఉన్నారు. ప్రజలు పూర్తి మద్దతుతో 5 సంవత్సరాలకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు, అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ. మేము అనుకోవడం ఖచ్చితంగా 5 సంవత్సరాలు పూర్తిగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా పూర్తి టైం పరిపాలిస్తారని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. కేంద్రంతో అంటే బీజేపీతో వైసీపీ దగ్గర ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం, నిజంగా అదే వైసీపీ పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఉండే పార్టీ. దేశ రాజకీయాల్లో మాకు ఒకటే కాన్సెప్ట్, దేశ రాజకీయాల్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, మన స్టేట్కు ప్రయోజనాలు ఉంటే మనం ఆ బిల్లు మద్దతు ఇస్తాం, లేదంటే ఆ బిల్లు వ్యతిరేకిస్తాం. మన స్టేట్ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా మేము అవి వ్యతిరేకిస్తాం. సో ఇష్యూ బేస్డ్ సపోర్ట్ చేస్తాం, అంతేగాని మేము బీజేపీతో కలుస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా మేము చెప్పలేదు. మధ్యరెడ్డి కొండరెడ్డి అనేసి 2 రోజుల ముందు మీడియాలో మాట్లాడారు. అంటే ఈ పీలేరు, కొమ్మనూరు, కమలపల్లి ఈ ప్లేసుల్లో మొత్తాన్ని వైసీపీ ఓడిస్తారు, ఎందుకంటే ఆ పార్టీ కోసం కష్టపడి పనిచేశారు. అదే నేను కూడా ఈరోజు పేపర్లో చదివాను. బస్ దోపిడీలు చేసి ఒక 3 కేసులు గత 10 సంవత్సరాల ముందు బస్ దోపిడీలు చేసిన కేసులు ఉన్నాయి, మిగతా కేసులు కూడా ఉన్నాయి. అది పోలీసులు చూసుకుంటారు. అది అట్లా ఎవరో ఒక మాట్లాడినంత మాత్రం దాని గురించి అది మీకు తెలుసు. అక్రమ కేసు అనేది చెప్తారు, రకరకాలుగా చెప్తారు. సాగు చట్టాలు కూడా మళ్ళీ తెరపైకి వచ్చే అవకాశం ఏది ఉంది? ఢిల్లీ స్థాయిలో చర్చ జరుగుతుంది సార్. ఏమన్నా స్వయంగా వ్యవసాయ మంత్రి కూడా ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఒక వ్యక్తి సాగు చట్టాలు వెనక్కి తీసుకున్నాక మళ్ళీ అదే చట్టాలు వస్తాయని చెప్పి నేను అనుకోవడం లేదు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి చెప్పాడు మార్పులతో మళ్ళీ లేదు, మళ్ళీ మరుసటి రోజు ఆయన క్షమాపణ కూడా కోరాడు. నేను చెప్పలేదు, సాగు చట్టాలు మళ్ళీ రావని అదే వ్యక్తి నిన్న ఎన్నికల ముందస్తు MCH के खुसूसी जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्विटर पर मौसूल होने वाली एक शिकायत का जवाब दिया।
कि मिठाइयों में फंगस है। उन्होंने हुकाम को एक शहरी की शिकायत पर कार्रवाई करने की हिदायत की कि ख्वाजागुड़ा कराची बेकरी में खरीदी गई रोटी खराब हो गई थी, उसमें फंगस मौजूद था। सर्कल असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर KS रवि और फूड कंटामिनेशन कंट्रोल ऑफिसर सूर्या ने फौरी तौर पर बेकरी जाकर इसका मुआयना किया और बेकरी के अतराफ वकनाफ और किचन का मुआयना किया। उन्होंने सफाई की कमी, फुजले को ठिकाने लगाने, प्लास्टिक का इस्तेमाल, सीवरेज का गलत निज़ाम, कोविड के क़वानीन की अदम तकमील को पाया और मुबैना तौर पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया। GHMC ने इंकशाफ किया कि मिठाइयों और दीगर खाने पीने की अशिया के नमूने इकट्ठा करके लेबॉरेटरी को भेजे गए हैं और नतीजा आने के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साल 2022 के पहले रोज हर कोई अपने रब से जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगता है। यानी नए साल के मौके पर हर कोई अपने रब से जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के वजीर उदय सामंत भी ख्वाजा साहब की चौखट पर अहले खाना के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह अजमेर की जियारत के बाद मीडिया के रूबरू पेश होते हुए और बात करते हुए कहा कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए साल 2022 में पूरे महाराष्ट्र में उर्दू हाउस की तामीरात करवाई जाएंगी, जिससे उर्दू के तुलबा को मज़ीद फ़वायद हासिल होंगे। रियासती महाराष्ट्र के आला टेक्निकल तालीमी वजीर उदय सामंत अपने अहले खाना के हमरा अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे थे, जहां उन्होंने सूफी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अक़ीदत की चादर पेश की और मुल्क में अमन व अमान की दुआ मांगी। इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत ने अपने अक़लियती वजीर नवाब मलिक को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वजीर आला हर मजहब, ज़ात और माशरे के लिए नेक काम कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उदय सामंत और उनके अहले खाना को दरगाह खादिम ने जियारत करवाई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबरुक पेश किया। हम सब इकट्ठा होकर यहाँ आए, नए साल की शुरुआत दर्शन से करें इसलिए आए हैं और जो कोई देश में कोरोना का अभी ये चल रहा है, दौर चल रहा है, वो खत्म हो, यही दुआ करके मैं निकल रहा हूँ। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? इस मौके पर नया साल आया है और ढेरों कुछ लेकर आएगा, अब कोविड से बचने के लिए क्या नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल के दिए हैं वो उसका पालन करना चाहिए और ये नए साल में सबको सुख समृद्धि और अच्छी सेहत मिले, यही मैंने दुआ की है। महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह के लिए शिक्षा के लिए क्या अवसर दिए जाएंगे नए वर्ष में? नहीं, अभी महाराष्ट्र में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर माशेलकर जो साइंटिस्ट है, उनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर एक हमने कमेटी बनाई है, उसका अहवाल भी आ गया है और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कैबिनेट में जा रहे हैं। सर, क्या महाराष्ट्र में उर्दू को भी तवज्जो दी जा रही है एजुकेशन में? हाँ, हमारे जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर है नवाब मलिक, उनके नेतृत्व में हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक ज़िले में उर्दू भवन बनाने का एक बहुत बड़ा स्कीम हमने बनाया है और उसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये उर्दू भवन बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से 1-2-4 साल में हर एक ज़िले में उर्दू भवन खड़ा रहेगा। सर, देखने में का जो बजट है वो हर साल लैप्स हो जाता है, इस बार कितना बजट रहेगा? नहीं, जो कुछ बजट रहता है मेरे ख्याल से वो लैप्स नहीं होता। अल्पसंख्यक वहाँ के जो लोग हैं उनको ताकत देना, उनकी डेवलपमेंट करना ही हमारी सबकी जिम्मेदारी है और मुझको आनंद है कि हमारे CM साहब उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को न्याय दे रहे हैं। हम सब इकट्ठा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,553 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,48,89,132 हो गई है। उसी अरसे के दौरान वहाँ वबा से मजीद 284 मरीजों की मौत से हलाकतों की मजमूई तादाद 4,81,770 हो गई है। हफ्ते को मुल्क में 25,75,225 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन की तादाद 1,45,44,13,500 हो चुकी है। इतवार की सुबह सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अब तक मुल्क की 23 रियासतों में हलाकत खेज़ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के कुल 1,525 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,249 मरीजों के सेहतियाब होने के साथ ही इस जानलेवा वबा से छुटकारा हासिल करने वालों की तादाद 3,42,84,561 हो गई है।
इसी अरसे के दौरान एक्टिव केसेस 18,020 के इजाफे की वजह से यह तादाद बढ़कर 1,22,001 हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।